नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। मेरा नाम है हेमंत सोलंकी और स्वागत करता हूं मैं आपका आज की नई वीडियो और मेरे चैनल एचएस स्टडी केंद्र पर। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और इस बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। और इस चैप्टर की ये वीडियो का पार्ट 3 है जिसे आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा और यह इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के साथ में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किन किन विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा विषय होगा वो होगा कश्मीर मुद्दा, या फिर हम इसे कश्मीर का विलय भी कह सकते हैं। दूसरा विषय होगा रजवाड़ों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। तीसरा विषय राज्यों का पुनर्गठन। चौथा विषय राज्य पुनर्गठन आयोग। पांचवा विषय राज्यों की भाषा और भाषाई संगठन पर राजनीतिक संघर्ष। और छठा और आखिरी विषय होगा नए राज्यों का निर्माण। तो इन्हीं विषय को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर को हम सफलतापूर्वक समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला विषय जो कि है कश्मीर मुद्दा, या फिर हम इसे कह सकते हैं कश्मीर का विलय, है ना। हमने हैदराबाद और मणिपुर के विलय को भी पिछले पार्ट में देखा था। उस तरीके से हम इसमें देखेंगे कश्मीर का विलय कैसे हुआ, क्योंकि कश्मीर जो कि देशी रियासत थी इसे भी मिलाने में बहुत कठिनाई आई थी। और हम इसमें यह भी देखेंगे कि कश्मीर का वह कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आज भारत पाकिस्तान में तनातनी है, यानी कि आज पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है और भारत कहता है कि कश्मीर हमारा है। वह कौन सा मुद्दा है। तो देखिए, सबसे पहले हम कश्मीर विलय को जानते हैं। तो स्वतंत्रता और भारत विभाजन के बाद राज्य के शासकों को यह अधिकार था कि वह भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वह थे राजा हरि सिंह। इन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए कहा और इन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को भारत के जम्मू एवं कश्मीर में भेज दिया। फिर वह वहां पर दंगे मचाने लगे। राजाओं के सैनिकों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब राजा के सैनिकों से कुछ नहीं हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने भारतीय सेना से मदद मांगी। अब जब राजा हरि सिंह भारत सरकार के पास गए कि ऐसी ऐसी बात है, हमें जो है आपकी सैनिक सहायता चाहिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए और कश्मीर को भी भारत में मिला लिया गया। उसके बाद में क्या होता है, भारत सरकार भारतीय सेना को कश्मीर में भेजती है और पाकिस्तान के कबायली घुसपैठियों में और भारतीय सेना में जो है युद्ध होता है। और भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों को कश्मीर से निकालने में कुछ हद तक सफल भी हो गई, लेकिन अभी भी कश्मीर के कुछ हिस्से में जो है पाकिस्तानी कबायली घुसपैठियाँ थे। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर के साथ यह सहमति भी जताई गई थी कि सामान्य स्थिति होने पर कश्मीर की जो नियति है, जो किस्मत है, उसका सर्वेक्षण जनमत द्वारा किया जाएगा। और इस बात को धारा 376 के रूप में संविधान में भी लिखा गया था। अब जब यह युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान में, तो उसमें यूनाइटेड नेशन ने क्या करा, 1948 में एक लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा निर्धारित कर दी, जो कि भारत और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्रों को प्रशासनिक तौर पर विभाजित करती थी। और यह 1949 से प्रभावी हुई। पाकिस्तान वाले एरिया को जो है पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपेड कश्मीर के नाम से जाना जाता था, और जो बाकी क्षेत्र था जहाँ पर भारतीय सेना थी वहाँ पे उसे जम्मू एवं कश्मीर के नाम से ही जाना जाता था। तो इसलिए भी कश्मीर जो है भारत पाकिस्तान के लिए गंभीर मतभेद का मुद्दा है। और फिर भारत पाकिस्तान में 1971 में भी युद्ध हुआ और 1999 में कारगिल का युद्ध भी हुआ, जिसके बाद में आज तक कोई भी युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं हुआ। लेकिन उग्रवादी घटनाओं और कश्मीर की मांग पाकिस्तान द्वारा जारी रही। और पीएको को छोड़ते हुए भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। अब देखते हैं हमारा दूसरा विषय जो कि है रजवाड़ों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या भूमिका निभाई रजवाड़ों के विलय में। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने
रजवाड़ों के विलय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए रजवाड़ों के विलय जैसा साहसिक जो कदम था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उठाया गया था। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 1875 में हुआ और मृत्यु 1950 में हुई, और यह आज़ादी के आंदोलन के नेताओं में से एक थे, और यह कांग्रेस के भी एक प्रमुख नेता और गांधी जी के अनुयायी थे, यानी कि गांधी जी के मार्ग पर चलते थे। तीसरा, इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था और बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसका कुशल नेतृत्व किया, और इसके बाद में एक बड़े ही लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे, यानी कि अब इनको लोग जानने लगे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। तो भारत में रजवाड़ों के विलय में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए 565 रजवाड़ों में से अधिकतर रजवाड़ों के राजाओं से इन्होंने आज़ादी से पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, है ना। यह इनके राजनीतिक अनुभव और कूटनीति के आधार पर ही हुआ था। लेकिन 4 रियासतें हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और कश्मीर के विलय में कई कठिनाई आई थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने अथक प्रयासों से इनको भी बाद में भारत में मिला लिया था, और यह देश की एकता और अखंडता से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहते थे। और सरदार पटेल द्वारा रजवाड़ी के विलय किया गया, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। और यही वह भूमिका है जो कि आप अपने पेपर में लिख सकते हो। पूरे 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, आप इन्हें याद करना और बार बार लिखने की कोशिश करना, जिससे कि आपको इसको लिखने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब देखते हैं हमारा तीसरा विषय जो कि है राज्यों का पुनर्गठन। इसका अर्थ है राज्यों का सीमा निर्धारित करना। तो देखिए विद्यार्थियों, विभाजन एवं रजवाड़ों के विलय के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ, बल्कि भारतीय प्रांतों यानी भारतीय राज्यों की जो आंतरिक सीमा थी उसको भी तय करना एक चुनौती का काम था, है ना। यह चुनौती भी भारत के सामने आई थी। अब सवाल यह था कि इनकी सीमा इस प्रकार से तय करनी थी कि देश की एकता और अखंडता को असर ना पड़े। तो ये कैसे किया जा सकता है? तो पहले प्रांतों की सीमा प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार निर्धारित थी, जिसको लेकर नेताओं में नाराजगी थी। यानी कि अंग्रेजों ने जो राज्यों की सीमा थी वो इस प्रकार निर्धारित कर रखी थी ताकि उनको जो है प्रशासनिक सुविधा मिले। तो फिर सबने तय किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, है ना। और ये भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी वह सबसे पहले 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में की गई थी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इसका अर्थ होता है कि जिस क्षेत्र में जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है वह एक अलग राज्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, क्योंकि विभाजन भी हो चुका था और चारों तरफ दंगे हो रहे थे। तो ऐसा करने से देश की एकता और अखंडता को खतरा था और इसको स्थगित कर दिया गया। फिर हुआ विशाल आंध्र आंदोलन। अब यह विशाल आंध्र आंदोलन क्या है? तो यह एक आंदोलन था जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का मुद्दा स्थगित कर दिया गया। तो पुराने मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र यानी कि जहाँ पर तेलुगु बोली जाती थी, वहाँ पे रहने वाले लोगों ने आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य की मांग की, और यह भाषा के आधार पर उन्होंने अलग राज्य की मांग करने के लिए कहा था। तो इस आंदोलन के जो नेता थे वह थे पोटी श्री रामुलु। इन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल करी और फिर इनकी मृत्यु हो गई, और इससे जो है ये आंदोलन और ज़्यादा विशाल रूप ले लिया। और फिर भारत सरकार ने मजबूरी में आकर 1952 में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नाम से राज्य बना दिया। अब जब आंध्र प्रदेश राज्य बन गया तो सरकार को सबक मिला और उन्होंने करा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। तो यही हमारा चौथा विषय है, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये एक आयोग था जिसका गठन 1953 में किया गया था, और इसका कार्य था राज्यों के गठन से संबंधित मामले पर विचार करना, यानी कि राज्यों की सीमा निर्धारित कैसे करनी है इस पर यह विचार करता था। इसने कुछ रिपोर्ट भी उस समय दी थी, जिसमें सबसे पहले इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्य की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होगा। और रिपोर्ट में इसने दूसरी बात की, इसने अपनी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया,
जिसके अनुसार भारत में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और इसकी रिपोर्ट में तीसरी बात थी कि अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश उस समय थे उनको उसके नज़दीकी राज्यों में मिला देना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा पांचवा विषय है, जो कि है राज्यों की भाषा और भाषाई संगठन पर राजनीतिक संघर्ष। इसका अर्थ ये है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से उस समय के नेता सहमत क्यों नहीं थे। इन दोनों में से कोई भी वाक्य देकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में, तो इनका आंसर एक ही होगा और वह होगा कि नेताओं ने सांप्रदायिक विभाजन के बाद उन्होंने महसूस किया कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा तो देश विखंडित हो सकता है, यानी कि देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है, देश का खंडन हो सकता है। अब देखते हैं हमारा छठा विषय, जो कि है नए राज्यों का निर्माण, यानी कि कौन कौन से वे नए राज्य थे जिनका निर्माण किया गया था और किन राज्यों से उनको काट कर बनाया गया था। मैं एक टेबल प्रस्तुत करता हूँ। इसमें आपको बताया गया है कि किन किन राज्यों में से कौन कौन से राज्य बनकर निकले और किस वर्ष निकले। तो बम्बई से महाराष्ट्र और गुजरात निकले जो कि 1960 में, असम से नागालैंड बना 1963 में, बृहत्तर पंजाब से हरियाणा और पंजाब बना 1966 में, और 1966 में ही बृहत्तर पंजाब से फिर एक और नया राज्य बना जो कि था हिमाचल प्रदेश। फिर असम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बना 1972 में दोबारा। फिर 1987 में दोबारा से असम का विखंडन हुआ और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बना। और 2000 में उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड बना, और सन 2000 में ही बिहार से निकलकर झारखंड बना, और सन 2000 में ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, और सन 2014 में आंध्र प्रदेश से निकलकर तेलंगाना बना। तो आज के इस वीडियो में मुझे आपको जितने टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिए और आपका इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।